हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के ढेर सारे, बहुत सारे, एकदम से बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप क्लास 10 बायोलॉजी के सभी वीडियो नहीं देखें तो भैया बहुत बड़ी गलती कर दी हो यार। जाओ प्लेलिस्ट पर, क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के देखो। क्लास 10 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर देखो। क्लास 10 साइंस की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर देखो। प्लेलिस्ट भरी पड़ी हैं, आपका काम है अब देखना। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोगों का जयो प्रक्रम जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कितने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को लगाने के बाद ना आप चुपचाप से कुर्सी और मेज पे बैठ जाओ, इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत घूमो, फालतू के काम कुछ भी मत करो, खाना पीना सोना जो कुछ भी करना है जाके करके आओ। अब फिर कंसिस्टेंस इस वीडियो को देखो और देखना। इस वीडियो को देखने के बाद ना वीडियो के लास्ट में तुमको लगेगा कि यार आज तो मैंने बायोलॉजी को फील किया है, आज तो मैंने बायोलॉजी को पढ़ा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, कोई बता सकता है दो एक कोशिकीय जीवों के नाम जिनके पास केवल सिंगल सेल होती है? बताइए, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम। मैं बताऊं? देखो, अमीबा एंड पैरामीशियम, है ना, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो प्रक्रम में अभी मैं तुमको वीडियो में भी बताऊंगा, लंग्स और हार्ट दोनों का कैसा फंक्शन होता है, कैसे जुड़ी होती है, पल्मोनरी सिरा क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है ना, हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, आज इस वीडियो में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। खाना कैसे पता, डाइजेस्टिव सिस्टम में आज मतलब तहलका मचा देंगे पूरे यूट्यूब पर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से, लाइक तो रुकनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बहुत हो जाएगी दिक्कत। लाइक नहीं रुकनी चाहिए मेरे दोस्तों, जल्दी से लाइक करो वीडियो को। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोमेन संपुट किसका भाग है? क्वेश्चन है कि बताइए, वोमेन संपुट किसका भाग है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, उदर का, यकृत का, अग्न्याशय का और वृक्क का। बताइए, उदर का, यकृत का, अग्न्याशय का और वृक्क का। तो देखो, ये जो वोमेन संपुट है ये वृक्क का भाग है। किसका? वृक्क का। किडनी, ठीक है, किडनी की यूनिट क्या होती है? किडनी की सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी के अंदर होता क्या है? फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर, किडनी के अंदर और क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। नेफ्रॉन की संरचना देखोगे, ये देखो ऐसी संरचना होती है नेफ्रॉन की। ये देखो, ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये वाली कलेक्टिंग डक्ट। इसमें याद रखना, ये यहां पे ब्लड वेन्स आती हैं, इस भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस भाग को बोलते हैं हेनले लूप।
क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं हेनले लूप, जो लूप जैसा होता है हेनले लूप, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर की जो यहां पर होता है कोशिकाएं, उसी को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस होता है उसके जो अंदर होता है उसी को बोलते हैं हम वोमेन संपुट। ठीक है, इसी में ब्लड वेसल्स आती है और ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सभी छन करके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट नीचे कहाँ पहुंचा देती है? यूरिनरी ब्लैडर में, है ना, मूत्र को इकट्ठा कर देती है। जैसे आप टोंटी के नीचे अपनी बाल्टी रख देते हो और टोंटी खोल देते हो, धीरे धीरे आपकी बाल्टी भर जाती है। ठीक ऐसे ही ये भी काम करती है। अभी मैं एक कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने वो बनाया था, मतलब प्रदर्शनी, वो साइंस का कुछ वैसा था, साइंस वगैरह के बारे में सब लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसमें बायोलॉजी के प्रोजेक्ट बहुत लोगों ने बनाया, तो स्पेशली मुझे बुलाया गया, तो वहाँ पे बायोलॉजी की चीज़ें थी, जैसे लंग्स था, हार्ट था, तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत कुछ बता रहे थे, बहुत अच्छा बनाए थे वो, है ना। तो उसमें से एक लोग यही बनाए थे, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉटल वॉटल कट करके बिल्कुल इतना बेहतरीन तरीके से कि वो एक बार देखते ही मैं तो बिल्कुल फैन हो गया भाई। मैं कहा इतना अच्छा तो मैंने देखा ही नहीं, है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी में क्या होता है, देखो हमारे पास दो किडनी पाई जाती हैं। कौन सी दो किडनी? लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप का इसका शेप होता है। ठीक है, किस काम आती है? फिल्ट्रेशन के काम आती है। अगर पूछा जाए क्या किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो जवाब आएगा यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी किडनी खराब हो जाएगी, तो किसी व्यक्ति की और किडनी जो दान देते हैं उसको दे करके लगवा लो। ठीक है, इसमें जो मेन चीजें आती हैं वो आती हैं मूत्र निर्माण की विधि, है ना, ये पूछी जाती। देखो यहाँ से क्वेश्चन बना था 2020 में भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मूत्र निर्माण की विधि के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वोमेन संपुट में स्थित ग्लोमेरुलस में रक्त लाने वाली अपवाही धमनिका, क्या, जो रक्त को ले आती है उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। ठीक है, रक्त लाने वाली अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका से चौड़ी होती है। ठीक है, ये वाली, जैसे ये अपवाही धमनिका है, तो ये अभिवाही धमनिका से, कौन सी? अभिवाही धमनिका से चौड़ी है। देखो ये चौड़ी है, यहाँ पे बिल्कुल ये पतली हो गई, ये पतली हो गई, बिल्कुल पतली हो गई, ये जहाँ पे देखो कितनी चौड़ी है ये। ठीक है, तो अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका से चौड़ी होती है। जितना रक्त ग्लोमेरुलस में आता है उतना निकल नहीं पाता है। अब जैसे कोई बड़ा सा पाइप है ना, बड़ा सा पाइप, 5 इंच का पाइप तुम लगाए हो, ठीक है, उसको 20 से काटे, उसके आगे तुम 3 इंच का पाइप लगा दिए, तो पानी तो 5 इंच में आ रहा है, पूरे भर पाइप आ रहा है, 3 इंच का पाइप फट नहीं जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अपवाही धमनिका चौड़ी होती है और अभिवाही धमनिका पतली होती है, जिससे क्या होता है, पूरा रक्त निकल नहीं पाता है। इससे क्या होता है, इससे रक्त पर प्रेशर पड़ जाता है, उधर पाइप में ज्यादा प्रेशर हो जाए इसलिए पाइप फट जाता है। इसमें इतना प्रेशर नहीं होता, इसमें प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, रक्त पर दबाव पड़ जाता है, इस दबाव के कारण रक्त का तरल भाग छन कर वोमेन संपुट में आ जाता है। रक्त का जो तरल भाग है वो छन कर कहां पर आ जाता है, तो वो देखो यहां से आ गया सीधे वोमेन संपुट में, छन के ये देखो ये डॉट डॉट करके वोमेन संपुट में आ गया। फिर देखो क्या होता है, इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट, है ना, मतलब ये नेफ्रॉन के यूनिट में ही फिल्ट्रेट होने लगा, फिल्टर होने लगा। इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अभिवाही धमनिका स्रावी नलिका के मध्य हेनले लूप के चारों ओर परिनलिका केशिका जालक बनाती हैं। ये जो अभिवाही धमनिका है ना, यही धमनिका फिर इधर ही से आके इसी उससे जुड़ी रहती है बार बार, है ना, हेनले लूप से जुड़ी रहती है।
यही अभिवाही धमनिका, ठीक है, यही अभिवाही धमनिका जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि इससे जो चीजें निकली उसको फिर से ब्लड में डालना होता है, इसलिए वो जुड़ी रहती है और एक परिनलिका केशिकी जालक बनाती है। इस जालक को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे परिनलिका केशिकी जालक, ठीक है। तो ये परिनलिका केशिकी जालक बनाती है। इस जालक की कोशिकाएं परस्पर मिलकर वृक्क सिराका बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वृक्क सिराका, ठीक है। वोमेन संपुट से छने तरल द्रव में से लाभदायक पदार्थ रक्त कोशिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जो रक्त कोशिकाएं हैं, इसमें जो लाभदायक पदार्थ आया है उसको अवशोषित कर लिए जाएंगे। किसके द्वारा? रक्त कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और रक्त कोशिका से उत्सर्जी पदार्थ, जो रक्त कोशिका होती है, ठीक है, ब्लड सेल होती है, उससे जो उत्सर्जी पदार्थ है वो स्रावी नलिका में उत्सर्जित कर दिया जाता है। किससे? स्रावी नलिका में, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के उत्सर्जित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। यही होता है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, फिल्ट्रेशन। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन आएगा, पढ़ते हैं अब हम लोग ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। चलो इसको मिटा दें। चलो भैया, एक क्वेश्चन में पूरा है ना खत्म होने लगा भैया। महामैराथन क्लास ऐसे थोड़ी ना चलेगी, बिल्कुल झकास तरीके से चलेगी, एक एक चीजें आपको समझ आएंगी। इसीलिए तो ये क्लास को डिजाइन किया गया है, महामैराथन क्लास। ऐसे थोड़ी ना कोई क्लास चला देंगे, ऐसे थोड़ी ना तुम लोग जा करके गाओगे सबसे कि बायोलॉजी पढ़ के आए हैं बायो अमन से, हल्के में मत लेना नहीं तो तुमको उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे, है ना। रक्त क्या है? रक्त, अगर रक्त की बात आए, ब्लड की बात आए, तो सबसे पहले लिख देना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसको इंग्लिश में लिखोगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ऊतक होता है। ऊतक क्या है? जिसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं रहती हैं। क्या रहती हैं? इसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं रहती हैं। जैसे ब्लड का दो भाग होता है, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड कार्पोरिलीज, ठीक है। प्लाज्मा ब्लड का 70 से 80% होता है, क्लियर है। और ब्लड कार्पोरिलीज में या फिर ब्लड सेल में तीन चीजें होती हैं, फर्स्ट इज आरबीसी एंड सेकंड इज डब्ल्यूबीसी और थर्ड इज प्लेटलेट्स। अभी जैसे महामारी फैली, डेंगू आया, तो सबकी क्या होने लगी? सबकी प्लेटलेट घटने लगी, ठीक है। जो आरबीसी होता है इसको लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी को सफेद रक्त कोशिकाएं। प्लेटलेट को प्लेटलेट ही बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है? इसी में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। देखो, शरीर में कोई भी चीजें हो रही हैं वो ब्लड के माध्यम से हो रही हैं, वो रक्त के माध्यम से ही हो रही हैं। अगर रक्त के थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, जैसे रियल लाइफ में समझो, अगर तुम्हें पानी एक दिन के लिए ना दिया जाए, हालत खराब हो जाएगी, बिल्कुल से पगला जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। एक दिन के लिए पानी ना दिया जाए तो, है ना। इसी तरह अगर ब्लड के अंदर रक्त के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो गई तो फिर तो गया, काम से हो गया, खत्म, ठीक है। तो रक्त जो होता है यह गहरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है? तो रक्त गहरे लाल रंग का होता है। अभी इसके बाद हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट को देखेंगे,
इसको देखेंगे, हार्ट को देखेंगे, हार्ट की फंक्शन कैसी होती है। गहरे लाल रंग का होता है, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें किसकी मात्रा, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ब्लड ही सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, सारी प्रोटीन इसी के पास होती है, मतलब सारी नहीं होती, अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, यदि लिम्फ की बात की जाए तो लिम्फ रक्त का छना हुआ भाग लिम्फ कहलाता है। उसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, ये सारी चीज, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आप चीजें लिम्फ में लिखने लगोगे। ठीक है, लसिका क्या होता है, लसिका जिसको बोलते हैं लिम्फ, छना हुआ रुधिर होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, किसके अंदर, तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, रुधिर में ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थ अधिक मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया हेमोग्लोबिन चचा बैठा है। कौन बैठा है भैया, हेमोग्लोबिन चचा। जब तक हेमोग्लोबिन चचवा बैठेगा तो ऑक्सीजन तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। इसके बाद रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड व उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा सामान्य होती है। जो ब्लड होता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसकी मात्रा समान होती है। तो बोलोगे ये सब मात्रा चली कहाँ जाती है, तो यही सब मात्रा आपकी ब्लड से सारी चली जाती है लिम्फ में। ठीक है, जिसको बोलते हैं लसिका में। लसिका छना हुआ रुधिर होता है, तो लसिका में सब चीजें चली जाती हैं, जो भी है लसिका में डाल दो, जो भी है लसिका में डाल दो, खराब वराब पदार्थ, गंदा पदार्थ लसिका में फेंक दो। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। और हाँ, एक चीज और, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2018-17 में क्वेश्चन बना था कि लसिका के कार्य बताइए। ठीक है, तो लसिका को हम लोग थोड़ा समझते हैं। 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सिर्फ, कि लसिका ऊतकी द्रव्य तथा उन पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाती है जो धमनी कोशिकाओं से विसरित हो जाती है। जो बड़ी कोशिकाएं होती, धमनी कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, उससे जो विसरित हो जाती हैं उसी को वो वापस लाती हैं। लसिका कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन्स, एंजाइम आदि के प्रसारण का कार्य करती हैं। ठीक है, लसिका इसीलिए कार्य करती है। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, लिम्फ नोड जो होते हैं, ठीक है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, इस जगह पे होता है। लिम्फ नोड जो होते हैं वहां पे क्या होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, लसिका कर्णिकाएं जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जीवाणु व अन्य बाहरी पदार्थ का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती हैं। जितना ब्लड हमारे लिए उपयोगी है उससे ज़्यादा लसिका भी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि लसिका ही बाहर से आने वाले जीवाणु, विषाणु, है ना, खराब हानिकारक पदार्थों से रक्षा करेंगे। नहीं तो आगे ऐसे मारने लगेंगे, खत्म हो जाओगे, फिर रोगे, मुंह मुंह करोगे, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। अब बताओ रोने से क्या होता है, रोने से अगर मिलता तो सब कोई रोता ही नहीं, हम लोग भी बैठ के रोते, है ना। ठीक है, मिटा दें इसको। देखिए ब्लड आप लोग समझ चुके हैं। ब्लड के बाद चलो देखो, यहां से देखो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछेंगे। अगर आपसे ढेर सारे वैसा क्वेश्चन लिख दिया जाए तो आप वैसा भी बता दीजिएगा, है ना। सबसे यहां से बड़ा क्वेश्चन, जैव प्रक्रम का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्णन कीजिए। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्णन की बात आ गई तो बहुत बड़ा काम हो गया वो। ठीक है, मैं बता दूं आपको लिखना कैसे है। अगर मानव पाचन तंत्र के बारे में बात आ गई, ठीक है, मानव पाचन तंत्र, तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को, जल्दी से लाइक करो। मानव पाचन तंत्र में फर्स्ट आता है मुख गुहा। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा, मुख गुहा। सेकंड में, फर्स्ट में आपने मुख गुहा के बारे में लिखा। मुख गुहा के बारे में क्या लिखोगे कि सबसे पहले भोजन को मुख गुहा में लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, आहार नाल जो हमारी होती है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मुख गुहा में क्या होता है, लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं।
पैरोटिड, सब मैक्सुलरी, सब मैंडाबुलरी ग्लैंड। ठीक है। लार ग्रंथियों से क्या होता है, एक टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है जो शर्करा, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है उसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसको किस में बदल देता है, उसको माल्टोज शुगर में बदल देता है। ठीक है। फिर आया मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रास नाल जिसको बोलते हैं। ग्रास नाल में कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल में एक मूवमेंट होता है। ठीक है। जैसे ही हम यहां से खाना खाएं, ये ग्रास नाल है। ठीक है, ये ग्रास नाल है। ये ग्रास नाल में एक मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट को ऐसे ऐसे वो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं उसको क्रमाकुंचन की गति। ठीक है। खाना यहां पे आया, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट हुआ, यहां पे पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां। कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग उल्टा लेटे रहते हैं, है ना, या कुछ और कर रहे होते हैं, कुछ भी चबा रहे होते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, लेकिन खाना हमारे मुंह में पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, कभी सोचे हो, कभी सोचे हो कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि जब हम मुंह में खाएं, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो था, वो टाइलिन जो एंजाइम था, ठीक है, एमाइलेज जो एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम के द्वारा पाचन हुआ, फिर वो ग्रास नाल में आया, फेरिंग्स में आया। ठीक है, ओसोफेगस जिसको बोलते हैं, ग्रास नाल को ओसोफेगस, ओसोफेगस में आया, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट हो रही थी और यही पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट के द्वारा खाना अंदर सीधे चला जाता है। कहां जाता है, अब ये पहुंचा आमाशय में। ठीक है, आमाशय में। अब देखो मेन खेल अब जो शुरू होता है वो आपका आमाशय से शुरू हो जाता है। आमाशय के अंदर हमको पता है आंतरिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, आमाशयिक कोशिकाएं। ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक सेल बोलते हैं। और यही आमाशय गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। किसका, गैस्ट्रिक जूस का। इस आमाशय के अंदर खास बात होती है कि इसके अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब बोलोगे भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी इंसान के ऊपर डाल दिया जाए तो हाथ जल जाए। ठीक है, स्टेनलेस स्टील को भी पिघला दे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इतना खतरनाक होता है। बोलोगे है झूठ बोल रहे हो, झूठा, झूठ बोल रहे हो। बोलोगे अगर पिघलाना हो तो हमारा पेटवा पिघला डालता अब तक। हाँ यार ये बात है, तो हाँ पेट तो पिघल जाता। अरे पूरी बात तो सुनो चाचा, तुम्हारे पेट की जो दीवाल है, क्या है, दीवाल, उस दीवाल के अंदर पुट्टी और पिंड बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, इसीलिए वो नहीं पिघलता है ना। बोलोगे पुट्टी पिंड, पुट्टी पिंड का मतलब उसमें श्लेष्मा बहता रहता है, श्लेष्मा, सलाइवा बहता रहता है, और वही श्लेष्मा जब बहेगा तो HCl उस दीवाल को छेद नहीं पाएगा, उस दीवाल को लांग नहीं पाएगा, उस दीवाल में कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। कभी कभी देखो खाना खाते वक्त जब उल्टी हो जाती है, कुछ ऐसा होता है कि बड़ा मन अजीब सा होता है, खाना पेट से ऊपर आ जाता है, तब देखो कि बड़ा अजीब तरीके का टेस्ट रहता है, बड़ा अजीब, बिल्कुल तुरंत जाते हो, थूकते हो, कुल्ला करते हो, पानी पीते हो, पीते हो ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो HCl ही बाहर आ जाता है। HCl क्यों होता है कि खाने में जो आपके बैक्टीरिया, है ना, खाने में जो आपका बैक्टीरिया कुछ भी, है ना, वायरस या कोई भी और भी गंदगी, है ना, आपके खाने से पेट के अंदर घुसी है, पहुंच गई है, तो उसको ये HCl मार देगा। ठीक है, HCl मार देगा। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जो किसका श्रावण करती है, जो जठर रस का श्रावण करती है। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का श्रावण करती है। अब ये जठर रस क्या करता है, तो जठर रस में दो एंजाइम मेन होते हैं, HCl और पेप्सिन। फर्स्ट इज HCl एंड सेकेंड इज पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का आंशिक पाचन यहां पर होता है, कहां पर, आमाशय में। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है,
तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। अब पूछोगे भैया कि बताओ ये प्रोटीन को तोड़ के किस में बना देता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो एसिड में। क्योंकि ढेर सारे अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन, ये देखो ढेर सारे अमीनो एसिड थे, ये मिल करके प्रोटीन बना लिए। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम था ये प्रोटीन का पाचन किया, क्या बना दिया, अमीनो एसिड में उनको तोड़ दिया। और सेल देखी, अच्छा प्रोटीन है क्या, नहीं लेगी, अच्छा अमीनो एसिड है क्या, आ जा 2 डिब्बा मुझको दे, 2 डिब्बा मुझको दे, ऐसे ले लेती हैं अमीनो एसिड को। डायरेक्टली थोड़ी ना कोई लेगा। अगर कोई तुमको आए, तुमको कोई उल्लू बनाने आए, तुमको बोले कि भैया 10,000 रुपए दे दो, मैं तुमको 1 लाख का घर दे दूंगा या गाड़ी दे दूंगा, कुछ भी कर दो, दोगे नहीं दोगे। वो तुमको क्या करेगा, वो तुमको आएगा, बड़े फुसलाएगा, प्यार से बोलेगा, बोलेगा भैया आपको मैं एक गाड़ी दिला सकता हूँ, आपको कैसे, बोलेगा कुछ नहीं, बस एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भरोगे फिर वहाँ जाएगा, फिर आएगी गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। बोलेगा अच्छा, बोलेगा फॉर्म ठीक है, फॉर्म भराने के लिए, अरे कुछ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा फोटो लगेगी। फिर वहीं फॉर्म भराने जाओगे, तुमसे 1,000 रुपया कस लेगा। बोलेगा भैया बस ये 1,000 रुपये का फॉर्म आता है, 1,000 रुपये दे दो, इसके बाद गाड़ी आ जाएगी। फिर 1,000 रुपया दोगे, फिर बाद फिर डिमांड करेगा भैया 5,000 अभी और लगेगा, ब्रोकर का चार्ज है ना, इसमें घूस वूस लगता है, जब घूस वूस दोगे तभी तो गाड़ी आएगी। फिर तुम 5,000 और दे दोगे, फिर भी गाड़ी नहीं आई, ऐसे उल्लू बना देते हैं। इसी तरह क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो प्रोटीन को सीधे नहीं लेती हैं, वो अमीनो एसिड को लेती हैं। ठीक है, तो आमाशय में भैया ये सारी चीज़ें चलने लगी। अब आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम पाया गया, यहाँ पर क्या होता है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है आपका पेप्सिन एंजाइम। आमाशय के बाद भोजन आता है ग्रहणी में। ठीक है, ग्रहणी जिसको बोलते हैं डियोडुनम, ग्रहणी। ग्रहणी देखो, आमाशय के बाद भोजन आता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में, और छोटी आंत यहां से ये शुरू हो गई, तो ये वाला भाग हुआ, ये जो यू शेप का, सी शेप का जो दिखता है, ये होती है ग्रहणी। क्या होती है, यही होती है भैया ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। ग्रहणी में क्या होता है, यहां पर होता है लीवर, यहां पर होता है पैनक्रियाज। तो यहाँ पे ये जो भोजन था, भोजन में HCl गिरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरा, तो भोजन कैसा हो गया, भोजन हो गया एसिडिक, अम्लीय हो गया। अब इस भोजन को क्षारीय बनाने के लिए यहाँ पर बनता है पित्त रस। ठीक है, पित्त रस बनता है, बाइल जूस बनता है। फिर यही बाइल जूस इस नली से आता है, और डियोडुनम में पैनक्रियाज का जो पैनक्रियाटिक जूस रहता है, कौन, पैनक्रियाटिक जूस, वो स्रावित होता है, और इस भोजन को क्या कर देते हैं, इस भोजन को ये न्यूट्रल कर देते हैं। ये क्षार गिरता है यहाँ से, ये अम्ल है, फिर यहाँ से क्षार गिरा। जब क्षार और अम्ल भोजन में आया तो क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो भोजन अब उदासीन हो गया, अब आगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है, याद रखना, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है, तो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक है, यकृत में पित्त रस आता है। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन अग्न्याशय में जो होता है उसमें ट्रिप्सिन, एमिनेज और लाइपेज एंजाइम होता है। जो अग्न्याशय से रस स्रावित होता है उसमें ट्रिप्सिन, एमिनेज और लाइपेज। ठीक है, देखना, ट्रिप्सिन, एमिनेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन, एमिनेज और लाइपेज जो अग्न्याशय के अंदर जो रस स्रावित होता है, ये यहाँ पे फिर क्या होता है, आगे जाकर के संपूर्ण पाचन कर देता है। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है आपको पता है वो प्रोटीन का पाचन कर दिया है ना, पेप्टोसाइड्स में। जो आपका एमिनेज है वो आपका एमिनेज क्या करता है, एमिनेज स्टार्च का पाचन कर दिया है ना।
एमाइलेज, लाइपेज वसा का पाचन कर दिया, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर दिया। तो ये सब अग्न्याशयी रस से स्रावित होते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? छोटी आंत में प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा होता है, यहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और इसी छोटी आंत में भी सभी एंजाइम उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और यहीं पर देखो जो प्रोटीन होती है उसको अमीनो अम्ल में, ठीक है, जो वसा होती है उसको ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, वसा को किस में? तो वसा को वसी अम्ल में यानी कि ग्लिसरॉल में, और स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी आंत हुआ, संपूर्ण पाचन हुआ, और यहाँ पर अवशोषण भी होता है। ठीक है, अवशोषण, अवशोषण के लिए यहाँ पर विलाई होती है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। ये देखो, ये जो इसकी दीवार है, यही दीवार के बीच ऐसे ऐसे बनी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये अवशोषित करती हैं। जो भोजन से हमको जो वसा मिली है, जो स्टार्च मिला है, जो प्रोटीन मिला है, इसी प्रोटीन वसा को अवशोषित करती हैं और अवशोषित करके हमारे शरीर की कोशिकाओं में भेज देती हैं। इसके बाद खाना आगे बढ़ता है, खाना आगे बढ़ता है, पहुंचता है बड़ी आंत में। याद रखना, पहले छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। छोटी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है। क्या होता है? बड़ी आंत में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, उसमें बस अवशोषण होता है। अगर पूछा जाए अपेंडिक्स किसका भाग होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी आंत में क्या होता है? इसमें जल वगैरह का अवशोषण होता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अपेंडिक्स किसका भाग होता है? अपेंडिक्स छोटी आंत का भाग होता है या फिर अपेंडिक्स बड़ी आंत का भाग होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? बताइए। इसमें दीर्घ रोम, असंख्य दीर्घ रोम उपस्थित होते हैं, है ना। बड़ी आंत में असंख्य दीर्घ रोम, जिसको विलाई बोलते हैं, जो क्या करते हैं? जो जल का अवशोषण करते हैं। जो बड़ी आंत होती है इसमें ही अपेंडिक्स पाया जाता है ना। अपेंडिक्स क्या है? ये एक मनुष्य का अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स कैसा अंग है बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अपेंडिक्स मनुष्य का अवशेषी अंग है। ठीक है, एक चीज और यहां पे देखा जाता है यार भाई, मुझे लगता है दीर्घ रोम, लार स्टार्च को शर्करा में बदल दिया, है ना। स्टार्च को शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्टार्च, है ना। एक चीज और, जो हमारे मुख गुहा में जो जीभ होती है, जो जिह्वा होती है, उसका क्या कार्य होता है? टपर टपर बोलने का कार्य होता है, टेस्ट का कार्य होता है। जिह्वा का कार्य होता है स्वाद लेना और भोजन को मिलाना। ठीक है, स्वाद लेना, जीभ के अंदर टेस्ट बड होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं, और इसी जीभ के द्वारा जो भोजन होता है, जो भोजन हम चबाते हैं, जैसे कुछ भी चीज हम चबाएं, अब इधर चबाने के लिए कुछ है ही नहीं, जो भोजन को चबाते हैं वो जीभ हमारी मिला देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? लार जो बहता है, निकलता है हमारी ग्रंथियों से लार, वो लार पूरे खाना में मिल जाता है, पूरे भोजन में मिल जाता है। और लार में भी कुछ ऐसे, है ना, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते रहते हैं। ये क्रिया देखो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, यकृत जो होता है, लीवर होता है, वो बाइल बनाता है। ठीक है, पित्त बनाता है, पित्त की थैली लीवर के पास होती है। ठीक है, फिर वहां से सीधे वो पहुंच जाता है बाइल आपके छोटी आंत में। छोटी आंत के कहाँ पे? जो डियोडूनम होता है, इसको ग्रहणी बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं ग्रहणी में पहुंच जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। पाचन तंत्र में ये पूरा आहार नाल होता है। कैसे? 8 से 10 मीटर लंबा।
इस मुंह से और गुदा द्वार तक, गुदा द्वार ये आया, ठीक है, ये क्या है, गुदा द्वार, ठीक है, इसको बोलते हैं एनस। एनस तक यदि आप इसको लोग ऐसे फैला डालोगे, पूरा फैला डालोगे, तो ये 8 से 10 मीटर लंबा मिलेगा। जैसे अगर तुम्हारे पेट में ऐसे चाकू ऐसे मारा जाए खच, तो ऐसे तुम्हारी आंतें ऐसे बाहर निकल आए, और आंतें ऐसी डिजाइन से भरी हुई हैं, ऐसी डिजाइन से भरी हुई हैं बायोलॉजी पढ़ो, किताब देखो, समझ ही गए होगे कि 8 से 10 मीटर तुम इतने 3 से 4 मीटर में सेट किए हो, और तुम समझ सकते हो तुम कैसे सेट किए हो भैया, है ना। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब चैलेंजिंग बात थी लेकिन तुमने कर दिखाया, हो गया, है ना। मनुष्य के शरीर का निर्माण कैसे हुआ, शुक्राणु और अंडाणु से हुआ। मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या आपको पता है कि मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग और अलिंग गुणसूत्र होते हैं। अरे यार कहाँ से टॉपिक आ गया, चलो ठीक है, अभी इसको हम अगले वाले चैप्टर में बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर है ये अनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें ये भी पढ़ेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में बच्चा कैसे पैदा होता है, लड़का या लड़की कैसे पैदा हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल से, मजा आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरी बायोलॉजी करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन भी छूटने नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं लगने दूंगा, पूरी बायोलॉजी मैं समझा दूंगा, क्योंकि आप लोग आए हो बायो अमन के पास, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसीलिए कहता हूं जय बायोलॉजी की जय जय जय। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर मारो जल्दी से। मिट गया मिट गया मिट गया, ये बोर्ड मिट गया। यार बोर्ड मिटाने में भाई मैं सही बताऊं, दिल से बता रहा हूं आज आपको, बोर्ड मिटाने में बहुत दिक्कत होती है, सच में कह रहा हूं भाई, सच में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती, पढ़ाने में तो मजा आता है यार, पढ़ाना चाहता हूं मैं, लेकिन बोर्ड मतलब मिटाने में क्या दिक्कत, मिटाने में सबसे मिट गया है वो भी। लेकिन हाँ यार, अब जैसे लिख रहा हूं, पढ़ाने कुछ और मन है, बोर्ड मिटाने लगा। अब बोर्ड मिटाने लगा तभी देखना, अब देखो मन ऐसे घूमने लगा बोर्डवा मिटाने के लिए। हम्म 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 हम्म। अब तो भैया अब क्या शुरू करें, क्या पढ़ाया जाए, कुछ पता ही नहीं, ऐसे रहता है। देखो डिजिटल बोर्ड मैं भी लगवाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं देखो लिटरली आप लोगों से मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ, पहली बात, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक परिवार के हिस्से की तरह हैं, तो आप लोगों से मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। अभी मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे चैनल पर ट्रैफिक भी कम आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अभी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, इस वजह से पैसे नहीं आ रहे हैं। जब पैसे नहीं आ रहे, डिजिटल बोर्ड नहीं लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, तो जरूर से जरूर मैं डिजिटल बोर्ड लगवाऊंगा। और बायोलॉजी की कसम खा के कहता हूं, फाड़ दूंगा बायोलॉजी को, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, मन लगा के पढ़ाऊंगा, जी जान लगा के पढ़ाऊंगा, पूरा अपने आप को समर्पित कर दूंगा बायोलॉजी के लिए, और इंडिया का नंबर 1 टीचर बायोलॉजी के अंदर बन के दिखाऊंगा। ये बायो अमन का वादा है, और ये वादा मैं और किसी से नहीं, सिर्फ अपने प्यारे बच्चों से कर रहा हूं। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो बच्चे मेरे साथ बायोलॉजी फील कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मेरे से उम्मीद है कि मैं 11th की बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी, फिर नीट की बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। मैं वादा करता हूं, बायो अमन वादा करता है कि पढ़ाएगा, नीट की बायोलॉजी भी पढ़ाएगा, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। कभी कभी मैं भी उदास हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ, है ना, परेशान हो जाता हूँ कि यार इतना कम समय है और अभी तो पैसे ही नहीं हैं, ये है वो है, जितना पैसा था सब हमने इन्वेस्ट कर दिया, स्टूडियो का खर्चा अलग होता है, लाइट का बिल अलग आता है, इसका बिल अलग आता है, हर तरीके से। लेकिन अब ये संघर्ष का टाइम है, और जवानी है संघर्ष के लिए, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं।
और यदि आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा ना, दिल से सपोर्ट रहा ना, तो सच में कहता हूं बहुत कुछ दूंगा आपको, बहुत कुछ दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी किसी चार्ज नहीं करूंगा कि मैं आपसे पैसे लूं तब आपको दो। आपकी इच्छा है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने बल पर सारी चीजें करूंगा मैं। और ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे, ढेर सारा शेयर मारोगे, ढेर सारा ट्रैफिक आएगा, आगे बढ़ेंगे। अब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो क्या पढ़ा जाए अब, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है आपको, है ना। इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो देखना भी पड़ेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मेरे को एक चीज और लग रही है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक, है ना। इसको तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूं। जैसे जाइलम, देखो जाइलम ऊतक क्या करता है, जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है, जा से जाइलम होता है, ठीक है, जा से जल का परिवहन। तो पौधे के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट के अंदर यानी कि पौधे के अंदर पाए जाते हैं। और जो जाइलम टिश्यू होता है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम ऊतक भोजन यानी कि फल का परिवहन करता है। पेड़ के अंदर जो भोजन होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्लोएम टिश्यू कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आपके बुक में देखो इसके बारे में लिखा गया है, आइए पढ़ते हैं, दोनों लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। पहला है, जाइलम जड़ से पत्तियों तक तथा अन्य भागों में जल तथा जल में घुले लवण का परिवहन करता है, ठीक है। जड़ से पत्ती तक, देखो एक पौधा है, इसकी मान लेते हैं एक पत्ती हम निकाल लेते हैं, ये पत्ती है, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, नीचे जल से अवशोषण किया है ना, मान लेते हैं यहां पे ये जाइलम ऊतक है, पूरे में बिछा रहता है जाइलम ऊतक, समझ लो एक पाइप है, पूरी पाइप पिछी हुई है। तो जाइलम ऊतक जड़ से पत्ती तक जल को और जल में घुलनशील, ठीक है, किसको, जल को और जल में घुलनशील लवण को परिवहन करता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जल को और जल में घुलनशील लवण को पूरे जड़ से पत्ती तक परिवहन करता है, ठीक है। यह हुआ जाइलम ऊतक का कार्य। फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम भोजन पदार्थों की घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्से में परिवहन करता है, ठीक है। जो फ्लोएम ऊतक है, जो फ्लोएम ऊतक है वो पत्तियों से जो भोज्य पदार्थ बनता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ का एक पत्ती से दूसरे पत्ती में क्या करता है, भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट जाइलम समझ गए एंड सेकंड फ्लोएम आप समझ चुके हैं। अब देखो जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो परिवहन होता है वो वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा, ठीक है। जो वाहिकाओं और वाहिनियां होती हैं ये मृत ऊतक होती हैं, ठीक है, ये मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मृत ऊतक होती हैं। लेकिन जो फल का परिवहन करते हैं, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, किसकी, चालनी ट्यूबों के द्वारा, चालनी ट्यूबों के द्वारा परिवहन होता है। जो सहचर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सहचर कोशिकाएं, और ये मृत कोशिकाएं नहीं होती हैं, चालनी ट्यूब, ठीक है। तो भोजन किस ट्यूब से वो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो भोजन इस ट्यूब से परिवहन हो रहा है, इसको बोलते हैं चालनी ट्यूब। और जो जाइलम है वो वाहिकाओं से प्रवाहित हो रहा है, परिवहन हो रहा है उसका, वो मृत ऊतक की बनी होती हैं।
थर्ड देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों को चढ़ाना ठीक है संभव हो पाता है वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणु के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जब जल अणु का खिंचाव होता है तभी यह वाष्पोत्सर्जन हो पाता है। ठीक है, पत्ती में खिंचाव होता है। इधर क्या होता है, स्थानांतरण में पादप फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। ठीक है, इसका जो स्थानांतरण, इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं लगती है, जल को प्रवाहित करने में कोई भी ऊर्जा नहीं लगती, लेकिन इसको प्रवाहित करने में, परिवहन करने में ऊर्जा लगती है, जो कि होती एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। ठीक है, यह परासरण दाब बढ़ा देता है जो फ्लोएम से पादपों को ऊतक की ओर भेजता है, जिसमें दाब कम होता है। इसमें दाब कम होता है, इसमें दाब अधिक होता है। ठीक है, फ्लोएम में क्या होता है, दाब अधिक होता है, जाइलम में क्या होता है, दाब कम होता है। सॉरी, फ्लोएम में दाब कम होता है, जाइलम में दाब अधिक होता है। एंड फोर्थ इज, जल का परिवहन सरल भौतिक गति के उत्सर्जन होता है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः एटीपी कम आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें एटीपी से प्राप्त होती है। फ्लोएम में अगर एटीपी नहीं है तो भोजन का परिवहन रुक गया। जैसे आप देखो आलू, ये पौधा है ऊपर, है ना, ये पौधे की पत्तियां हैं, ये यहां पे जड़ है, यहीं पे ये देखो आलू लगने लगा, है ना, ये ढेर सारा आलू। भोजन तो यहां बना ना, बताओ भोजन कहां बना, तो भोजन यहां पर बना, इस भाग में, और जो यहां पर भोजन बना वो बना, जो यहां पर जो भोजन बना उस भोजन को लेकर के नीचे आने के लिए हमें एटीपी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। हाँ, हम मम्मी फोन कर, बताइए बताइए क्या हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले जाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, मम्मी फ़ोन कर दी, देख रहे हो, है ना। एक्चुअली मम्मी से मैं बहुत ही दूर हूँ, और कभी कभी आ पाता हूँ तो बहुत कम बात भी कर पाता हूँ। बहुत ढेर सारा काम आप लोगों के उसमें बिजी रहता हूँ, क्लासेस शेड्यूल करने में, एडिट करवाने के लिए, ये करवाने के लिए, वो करवाने के लिए, ढेर सारा बिजी हो जाने की वजह से मैं भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, है ना। तो मम्मी परेशान रहती हैं। तो ये जो भोजन यहाँ पर पत्तियों में बना, उस पत्ती को नीचे लाने के लिए हमें कम दाब की आवश्यकता है, हमें दाब ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हमें एटीपी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आपको पहाड़ में चढ़ने के लिए आप अपनी साइकिल को पहाड़ में चढ़ा रहे हो तो आपको ऊर्जा लगेगी, पहाड़ में चढ़ा रहे हो ना तो ऊर्जा तो लगेगी ही ना। लेकिन अगर पहाड़ से साइकिल को उतार रहे हो तो ऊर्जा नहीं लगेगी, बस साइकिल में ऐसे बैठोगे, साइकिल चल देगी, बस ऐसे बिल्कुल तुमको ऐसे मोड़ना है, गाना गाना है बिल्कुल छम्मा 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 वाला, है ना। कौन सा गाना, हाँ बिल्कुल, गाना वाना गा के, है ना, वो कर दो भाई, बिल्कुल करके गाना गा दो, साइकिल नहीं उतर आई नीचे। तो इसी तरह जल का परिवहन, जल के परिवहन मतलब, जल मतलब क्या है, कुछ भी है, छम्मा छम्मा है, बिल्कुल चला दो, जहां भी है पहुंचा दो। ठीक है, दाब थोड़ा लगता है, लेकिन भोजन के परिवहन के लिए भाई एटीपी लगेगी, बिना एटीपी कुछ काम होगा ही नहीं। तो ये है जाइलम और फ्लोएम का कार्य। यहां से क्वेश्चन भी बनता है, कभी कभी एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है, हाँ वो सबसे बड़ा पॉइंट, एक चीज और, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन।
ऑक्सीशोषण क्या होता है? देखो, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण इसको तो मैं पढ़ाया हूं, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूं। जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीशोषण, और जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उसको बोलते हैं अनऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण में जो ग्लूकोज का एक अणु रहता है वो 38 अणु एटीपी के बना देता है। ठीक है, 38। इसके बाद और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यही वाला मेन इंपॉर्टेंट है, हृदय, लंग्स। मिटा दो इसको मैं। देखो, अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है लंग्स और हार्ट के बीच का। हमने देखा ये है हमारा लंग्स, है ना, ये है हमारा हार्ट। अब हमने देखा ये कुछ अच्छा बना है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? बेसिक चीजें पहले बता देता हूं। जो लंग्स होता है इसके अंदर, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, इसके अंदर जो होता है ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, इसके अंदर एल्वोलाई होता है, ये एल्वोलाई। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऐसा कुछ भरा होता है जिसको बोलते हैं ये कार्टिलेज का कपाट होता है। कार्टिलेज का कपाट इसलिए लगा होता है क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पाइप फूलता है, सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो पाइप सुटुक जाता है, सुकड़ जाता है। जैसे कभी आप पानी वाले पाइप को ऐसे फूंको तो फूलेगा, लेकिन अगर पीछे खींचो तो बिल्कुल से चपक जाएगा, सांस निकलेगी ही नहीं, हवा आएगी ही नहीं। इसलिए इसको कार्टिलेज का लगाया जाता है। ठीक है, मतलब लगा लगाया होता है भैया, लगाया नहीं जाता। इस एल्वोलाई से, ये जो एल्वोलाई है, इसी एल्वोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, जैसे हमने सांस लिया, यहां एल्वोलाई में ऑक्सीजन आ गया, इस तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा ब्लड गया, ऑक्सीजन उसमें बैठा, फिर ये साफ रुधिर, कौन सा? देखो, हार्ट के फंक्शन समझो पहले। हार्ट ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियोल, नीचे वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियोल या फिर ऑर्टिकल, ऑरिकल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल हमारे पास दो हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, ऑरिकल हमारे पास दो हैं, हिंदी में बोलते हैं अलिंद और नीलय। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम अलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं नीलय। तो ये भी हुआ हमारा अलिंद। तो ये हमारा कौन सा अलिंद हुआ? जो ऑरिकल हुआ ये हमारा बायां अलिंद हुआ। कौन सा? बायां अलिंद। कौन सा अलिंद हुआ? बायां अलिंद। ये कौन सा अलिंद हुआ? तो ये हुआ दायां अलिंद। फिर ये दायां नीलय, दायां नीलय। ठीक है, होता क्या है कि जो लंग्स होता है, फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस से एक फुफ्फुसी सिरा निकलता है। क्या निकलता है? फुफ्फुसी सिरा, इसको बोलते हैं फुफ्फुसी सिरा। ठीक है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। फुफ्फुसी सिरा निकलता है ना। चलो देखो यहां पे क्या था कि हमने देखा फुफ्फुसी सिरा, जो पल्मोनरी वेन्स है। देखो, जो वेन्स होती है, जो सिराएं होती हैं, उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन लंग्स से हार्ट तक, यानी कि बायां अलिंद तक कौन रुधिर को लाता है? वो लाता है फुफ्फुसी सिरा, यहां पे डालता है। फिर बायां अलिंद से रुधिर जाता है बायां नीलय में। कहां पर? बायां नीलय है, दायां कहां लिख दिया भैया, बायां नीलय में। फिर बायां नीलय से ये रुधिर जाता है पूरे शरीर में। किसके द्वारा? शरीर में चला जाता है। और फिर ये कैसा रुधिर है? जो फुफ्फुसी सिरा से, पल्मोनरी वेन्स से जो रुधिर लाया गया है, वो कैसा रुधिर है? तो वो है शुद्ध रुधिर। ठीक है,
पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी, याद रखना ये दोनों अपवाद हैं। फिर इस शरीर से जो बचता है हमारा अशुद्ध रुधिर, तो सीधे ये पल्मोनरी देखो जो पल्मोनरी वेन से यहाँ पे पहुंचा, वेन से पहुंचा सीधे आर्टरी में बहता है हमारा शुद्ध रुधिर, तो आर्टरी में बहा, लेकिन अशुद्ध रुधिर फिर वेन्स के थ्रू पहुंचा कहां पर, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में पहुंचा, फिर दाएं नीलय में पहुंचा, फिर दाएं नीलय से एक नली लगी थी, ठीक है। इसमें कौन सा रुधिर है, तो इसमें है अशुद्ध रुधिर। हमने इसको अशुद्ध क्यों बोला, इम्प्योर क्यों बोला, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और हमारे बॉडी में हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं, यहां पर पहुंचा क्या, शुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। फिर ये अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसी धमनी, ये याद करने की बात है, ठीक है। ये जो अशुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसी धमनी, जिसको अपन लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फुफ्फुसी धमनी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाता है कहां पर, लंग्स में। ये हमें याद करना है, ये हमें समझना भी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो मतलब कुछ नहीं समझे। अपवाद हर जगह पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए फुफ्फुसी शिरा में कौन सा रुधिर बहता है, तो फुफ्फुसी शिरा में अशुद्ध रुधिर नहीं बहता है, क्योंकि हमें पता है कि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो शुद्ध रुधिर किसमें बहता है, फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, और अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसी धमनी में बहती है। क्योंकि देखो धमनी और शिरा का मतलब क्या होता है, धमनी मतलब धमनी में बहता है शुद्ध रुधिर और शिरा में बहता है अशुद्ध रुधिर, ठीक है। धमनी में कैसा रुधिर बहता है, तो धमनी में बहता है शुद्ध रुधिर और शिरा में बहता है अशुद्ध रुधिर। तो यहां पे हमें यह चीज देखने को मिला कि जो फुफ्फुसी धमनी है, कौन सी धमनी, फुफ्फुसी धमनी है, उसमें अशुद्ध रुधिर बह रहा है, और जो फुफ्फुसी शिरा है उसमें शुद्ध रुधिर बह रहा है। बिल्कुल इसका उल्टा है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है, इसको याद करना होता है। तो हमने देखा हमारा लंग्स है, ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल मतलब अलिंद, वेंट्रिकल मतलब नीलय, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है। तो शुद्ध रुधिर सबसे पहले कहां पर आया, ये आया बायां अलिंद में। बायां अलिंद बोले तो लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड सीधे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ पूरे शरीर में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पूरे शरीर में ब्लड पंप हुआ तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, फिर वो हुआ डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड शिराओं के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से पहुंचा कहां पर, राइट ऑरिकल में गिरा, भक्क से। किस में गिरा, राइट ऑरिकल, ये वाले दायां अलिंद में। फिर राइट ऑरिकल से फिर नीचे गिरा दायां नीलय में, किसमें, नीलय में, और दायां नीलय से फिर ब्लड जो जोर का पंप हुआ सीधे पहुंचा कहां पे, लंग्स में, कि चल भग ऑक्सीजन लेके आ। किस पाइप से पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचा लंग्स में। फिर वहां पे लंग्स में फिर ऑक्सीजन को लादा, और फिर ऑक्सीजन को लाद करके फिर इसमें आया, फिर धक्का दिया, पूरे शरीर में गया। और ये शरीर में कहां पर जा रहा है, तो शरीर की हर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है, ब्लड। कैसे पहुंचा रहा है, क्योंकि ब्लड में होता है आरबीसी, और इसी में होता है आपका HB, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बैठ जाता है, फिर सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर वो इसी हीमोग्लोबिन में डाल देता है। ये हीमोग्लोबिन लेके फिर अदला बदली का काम ये करता रहता है, ठीक है। ये है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए फुफ्फुसी शिरा खुलती है, देखिए फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा
खुलती है? कहां पर खुलती है? बायां, चारों ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास, अब आपको बताना है। अब हमें पता है कि जो फुफ्फुसी शिरा है वो ऑक्सीजनेटेड रुधिर को लाती है कहां पर? ऊपर वाले ऑरिकल में। कौन से ऑरिकल में? बाएं ऑरिकल में, बाएं अलिंद में, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में लाती है फुफ्फुसी शिरा। तो जो लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है, तो फुफ्फुसी शिरा कहां पर खुलती है? राइट आंसर क्या है? बायां अलिंद दायां अलिंद दायां अलिंद दायां नीले, तो वो बायां अलिंद में खुलता है, ठीक है। फुफ्फुसी सिरा बायां अलिंद में खुलता है, ये भैया याद रखियो, है ना, हर जगह ना जाके बताना पड़े, बिल्कुल है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो, शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? धमनी। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी धमनी, तो वो होती है महाधमनी। शुद्ध रुधिर शरीर के भागों में कौन ले जाता है? तो वो ले जाता है धमनी। पूछा जाए कौन सी धमनी, तो वो है महाधमनी, ठीक है। जो अशुद्ध रुधिर शरीर के हर हिस्से में कौन ले जाता है? शिरा। अगर पूछा जाए कौन सी शिरा, तो वो होती है महाशिरा। कौन सी शिरा? महाशिरा, ठीक है। अब आगे देखो, रुधिर दाब किससे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर। जो डॉक्टर के पास जाते हो ना, यहां पे बांध देता है, पैसे पुछ पुछ दबाता रहता है, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। रुधिर दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। शुद्ध रक्त बहता है, किसमें बहता है? फुफ्फुस शिरा में। किसमें? फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अपवाद, फेफड़े, फेफड़े से शुद्ध रुधिर, फेफड़े से शुद्ध रुधिर आता है। बताया, अगर पूछा जाए फेफड़े से शुद्ध रुधिर कहां पर आता है, तो वो पहले तो आता है अलिंद में। कौन से अलिंद में? बाएं अलिंद में, सही है, बाएं अलिंद में आता है। हाँ भैया सही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। देखो, एक होता है हमारे जो पेशी होती है, जैसे हम जिम करते करते थक जाते हैं, है ना, पेशियों में दर्द होने लगता है। तो पेशियों में दर्द तभी होता है जब इसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। जब हम काम करते हैं, ऐसे करते रहते तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसलिए हमें पेन का आभास होने लगता है ना, दर्द होने लगता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड, और क्या है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण। और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उसको मैंने समझा दिया है, उसको मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट के अंदर घुस करके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना। तो अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बीच में कभी पढ़ा देंगे, इसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्लास 10 साइंस के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां पर ढेर सारे वीडियोज़ हैं, जाइए देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास करके आपको मज़ा आया होगा, पढ़ के मज़ा आया होगा, बिल्कुल दिल खुश हो गया होगा, तबीयत मस्त हो गई होगी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर हम लाएंगे आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी क्लास, धमाकेदार क्लास, जिसमें हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लिए यहीं तक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।